तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस जेक में। तो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए साइंस का 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहला नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन जो है आप सभी के सामने है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है, निम्न में किन राशियों का अस्थायी मात्रक समान होता है। ऑप्शन ए नंबर देख सकते हैं आपका लिखा है चाल और वेग, ठीक है। ऑप्शन बी त्वरण और विस्थापन। ऑप्शन सी है बल और संवेग। और ऑप्शन डी जो लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चाल और वेग। चाल और वेग का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी देख सकते हैं 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चाल कहते हैं, वेग कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, या ऑप्शन डी त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों, विस्थापन जो होता है वो एक कैसा राशि होता है? सदिश राशि होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा है वेग का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी है किलोमीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन डी जो लिखा है मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। तो वेग में विस्थापन में परिवर्तन की दर है ना, वेग जो होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है, और जिसका ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ओडोमीटर कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र जो होता है, यंत्र लगा होता है और उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? दूरी को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ओडोमीटर। बच्चों, ओडोमीटर जो होता है वो दूरी को मापता है। वो क्या करता है? ओडोमीटर दूरी को मापता है ना। ओडोमीटर और दूरी को मापता है, जबकि स्पीडोमीटर जो होता है वो आपका चाल को मापता है। किसको मापता है? चाल को मापता है। तो ये बात जो है आप सभी याद करके लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या है, लिखा है यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए, उसका वेग जो है आधा हो जाए, तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा? ठीक है। ऑप्शन ए दोगुना हो जाएगा, वही रहेगा, आधा हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो संवेग की बात करें तो संवेग का जो फॉर्मूला होता है, संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? संवेग का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम भी होता है। क्या होता है? P इक्वल टू एम भी होता है। तो यदि मान के चलो एम को हम लोग 2m कर देंगे, यानी यहाँ पे बोला है ना द्रव्यमान दोगुना कर देते हैं। तो अगर यदि हम लोग 2m कर देते हैं, क्या करते हैं? 2m कर देते हैं। और अगर यदि वेग को हम लोग क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं, यानी v को जो है आधा कर देते हैं, ठीक है। तो आधा कर देते हैं तो इसमें क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा? 2 और 2 कट गया तो क्या आया? एम भी आया, ठीक है। तो जो फॉर्मूला वही आ गया, यानी सेम टू सेम रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि दो वस्तु ए और बी द्रव्यमान 6 kg और 34 kg हो, 34 kg का हो तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा, या ऑप्शन नंबर बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, या सी नंबर जो है ए का जड़त्व बी के जड़त्व के बराबर होगा, या डी नंबर लिखा है ए और तथा बी का जड़त्व शून्य होगा। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं
जिसका द्रव्यमान अधिक होता है तो उसका जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा। जैसे यहाँ पे ए वस्तु है और इसका जो द्रव्यमान है वो 6 केजी है, कितना है, 6 केजी है। और बी वस्तु है और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 34 केजी है, 34 केजी है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। बी का जड़त्व जो है ए के जड़त्व से अधिक है, ए के जड़त्व से क्या है, अधिक होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बच्चों किसी भी द्रव्यमान का जड़त्व जो है वो जड़त्व पर ही क्या करता है, सबसे अधिक जो है निर्भर करता है ना। यदि दो वस्तु है द्रव्यमान अगर 6 केजी इतना केजी है तो जड़त्व क्या होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का गति का प्रथम नियम को, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का गति का दूसरा नियम को, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन का गति का तीसरा नियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, प्रथम नियम के अनुसार वस्तु अपनी अवस्था तक जो है नहीं बदलती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। ये उसका गति का न्यूटन का प्रथम नियम कहता है। क्या कहता है कि प्रथम नियम के अनुसार ये होता है कि वस्तु जो है अपनी अवस्था तक तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट जो है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संवेग संरक्षण के नियम पर। ठीक है, तो संवेग रॉकेट जो होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आ चुके हैं। 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा अगर यदि जी का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भार निकालना, क्या निकालना है, भार। ठीक है, क्या निकालना, भार। चंद्रमा पर भार क्या होगा, मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। ठीक है, तो भार यानी हम लोग क्या करेंगे, एम जी होता है, क्या होता है, एम इंटू जी। तो मास जो है आपका 60 दिया है और जी का मान कितना है, 10 दिया है। तो 10 गुना 60 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 600 न्यूटन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ए में दिया है। लेकिन याद रखिएगा चंद्रमा पर पूछा है, किस पर पूछा है, चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर कितना होगा, चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार उसका 1/6 होता है ना। तो यहाँ पे 600 और डिवाइड कर देना है 6 से, तो कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन जो है चंद्रमा पर भार हो जाएगा किसी वस्तु का। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, दूरी को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 गुना जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है, ठोस में, तरल में, गैस में, या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ध्वनि को चलने के लिए माध्यम का जरूरत होता है, यह जो है ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्था में क्या करता है, चलती है यानी गमन करती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किस प्रकार का उदाहरण है, वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किस प्रकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय तरंग, और ऑप्शन डी है कोई विकल्प नहीं। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं हवा में ध्वनि के कण जो होते हैं तरंग की दिशा में क्या करते हैं, समानांतर कंपन करती है। ठीक है, तो वायु में ध्वनि के तरंग निम्न में से किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग। आगे देखते हैं, मानव मानव श्रवण की सर्वप्रयास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग कितनी होती है, ऊपरी बोला है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव श्रव्यता की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, है ना। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, आवाज़ जो है सुना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है मानव श्रवण की श्रव्य परास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग कितनी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज होगा। ठीक है, ऊपरी सीमा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है
दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो बच्चों, कणों का अपने आप में मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। जैसे अगरबत्ती की खुशबू जो है हवा में फैल जाना, ये क्या कहला रहा है? विसरण कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बर्फ का गलनांक कितना होता है? -4 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 273.16 केल्विन या 273.16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन होता है, 273.16 केल्विन होता है। ठीक है, अगर यदि बात करें अगर सेल्सियस में, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में 273 केल्विन होता है बर्फ का गलनांक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? निम्न में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? ऑप्शन ए नमक को, तेल को, हाइड्रोजन गैस को, या फिर ऑप्शन नंबर डी जल को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन को। बच्चों, गैस जो होता है, गैसों के कण जो होता है उसके बीच में बहुत सारे स्थान होता है, और इसीलिए सबसे अधिक जो है दबाया जा सकता है। ठीक है, यानी दाब जो संपीड़ित किया जा सकता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो गैस में सबसे अधिक संपीड़ितता होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? ऑप्शन ए लोहा का, पीतल का, जल का, या ऑप्शन नंबर डी जो है वो तांबा का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल जो है वो दो तत्वों से मिलकर, है ना, बनता है। दो तत्वों से मिलकर, जैसे जल, जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब दो तत्वों से मिलकर कोई एक पदार्थ बनता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, पीतल किस किस धातु का मिश्रण है? ऑप्शन ए जिंक और कॉपर का, ऑप्शन बी कॉपर और लोहा का, ऑप्शन नंबर सी एजी और एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर डी निकेल और कॉपर का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक, जिंक एवं कॉपर का। ठीक है, जिंक का मतलब है जस्ता और तांबा का। ठीक है, जस्ता और तांबा का जो है, पीतल जो होता है वो मिश्र धातु होता है। पीतल जो है मिश्र धातु होता है। ठीक है, किसका? कॉपर और जस्ता का। ठीक है, यानी जिंक का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भोजन का पचना जो होता है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। पाचन के बाद नए पदार्थ बनते हैं और जिन्हें वापस पुराने रूप में नहीं लाया जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से है ना, कौन है? ऑप्शन नंबर ए NaO, ऑप्शन नंबर बी Na2O, ऑप्शन नंबर सी Na2O3, ऑप्शन नंबर डी NaO2। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड का। सोडियम का ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? Na2O। ठीक है, और अगर यदि बात करेंगे सोडियम की संयोजकता की, तो सोडियम का जो संयोजकता होता है वो कितना होता है? सोडियम Na, सोडियम, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। तो 2 और 8 10 हो गया, 10 और 1, अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं हम लोग? संयोजकता कहते हैं। तो संयोजकता जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? 1 निकल के आएगा। अगर यदि हम लोग ऑक्सीजन की बात करें, तो इसका जो संयोजकता है वो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा? 2 होगा, ये तो आप सभी जानते ही हैं।